सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना वायरस, जिसे मजहबी एतबार से कह लें आजमाइश या सज़ा करार दिया जा रहा है, साइंसी एतबार से अगर मैं बात करूं, कोई इसे बायोलॉजिकल हथियार कह रहा है या कोई वबा बता रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस अमेरिका या चीन की साजिश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा रहा है। कुछ भी है, लेकिन एक बात तय है और वो बात ये कि इस बीमारी के बाद हमारे हर मुआशरे के अंदर चेंज ऑफ बिहेवियर देखा जा रहा है। चेंज ऑफ बिहेवियर यानी रवैयों में तब्दीली देखी जा रही है। समाजी तब्दीली कह लें, माशरती तब्दीली कह लें। कोरोना वायरस की बदलती सूरत हाल को देखते हुए दुनिया के तमाम ममालिक ने भी अपनी अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना शुरू कर दिया। इटली की मैं बात कर लूँ, थाईलैंड की बात कर लूँ, किसी भी जगह की बात कर लूँ, और दीगर कई ममालिक ने शरह अमवात में कमी के बायस लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। अमेरिका की अगर बात करूँ तो अमेरिका ने भी अपनी कई रियासतों में हालात के मुताबिक फैसले करने शुरू कर दिए। मलेशिया, भारत और दीगर कुछ ममालिक के मुतादिद शहरों में लॉकडाउन में आज से नरमी कर दी गई है। अफगानिस्तान के महकमा सेहत ने नए केसेस में इजाफे के बायस खदशा जाहिर किया है कि काबुल का बड़ा कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकता है। जर्मनी ने लॉकडाउन में नरमी करते हुए गिरजाघरों, अजायब खाने, हजाम की दुकानें और गाड़ियों की सनत को दोबारा फाल कर दिया। अगर मैं इटली की बात करूं तो इटली में तकरीबन 2 माह के सख्त तरीन लॉकडाउन के बाद आज से कारोबारी सरगर्मियां दोबारा बहाल कर दी गई हैं। खलीजी ममालिक की बात करूं तो वहां पे शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन फेस मास्क और एहतियाती तदाबीर को लाजमी करार दिया गया। रोमानिया में 15 मई तक पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज रहेगी और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी भी बरकरार रखी जाएगी। जापान की बात करूं तो वहां भी कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। यूक्रेन हुकूमत ने 11 मई से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करते हुए पार्क्स, कैफे, इस तरह की जगहों को जुज़वी तौर पर बहाल करने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, दुनिया में जितने ममालिक हैं नाज़रीन, आपने ये पूरी गुफ्तगू सुनी, पूरी बात सुनी। दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो अपनी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं और बनता भी यही कि करने चाहिए। पाकिस्तान में भी कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल दीगर ममालिक से मुख्तलिफ है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पहले दूसरे ममालिक की बात की। कोरोना ने पाकिस्तान में कह लें कि वो तबाहकारी या वो तबाही नहीं मचाई जिसका निशाना दीगर ममालिक बन चुके हैं। आप अग्री करेंगे मेरी बात से। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह ज़्यादा नहीं है, लेकिन पिछले चंद दिनों में कोरोना से अमवात में इजाफा हुआ है, जो कि अलार्मिंग है। सबसे बड़ा मसला जो हमारे मुल्क को दरपेश, आपको पता है वो क्या है? वो ये कि हमारे मुल्क में निज़ाम सेहत, निज़ाम जमहूरियत से ज़्यादा लागिर है या कह लें कि कमज़ोर है। सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत ना होने के बराबर है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फ़ीस भरना गरीब और इवन जो मिडिल क्लास सफ़ेद पोश तबका है उसके बस की बात ही नहीं है। डॉक्टर्स की तादाद भी तसल्ली बख्श नहीं है और डॉक्टर्स के पास हिफाजती इंतजामात भी मुकम्मल नहीं है। सबसे ज़्यादा फिक्र की बात, पाकिस्तान आप कह लें कि वो वाहिद मुल्क है जहाँ हुकूमत कुछ और कह रही है, ऑपोजिशन कुछ और कह रही है, सब एक पेज पर ही नहीं है कोरोना को लेकर। डॉक्टर्स कुछ और कह रहे हैं, हुकूमत कुछ और कह रही है, ऑपोजिशन कुछ और कह रही है और अवाम कुछ और ही कह रहे हैं। और दीगर ममालिक में और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि हमारी हुकूमतें इस मसले पर भी एक दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान में कोरोना से पहले भी कई हज़ार मसाइल थे, कोरोना के बाद भी उन कई हज़ार मसाइल में से कुछ तो नज़रअंदाज किए जा सकते थे, बिल्कुल किए जा सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनको नज़रअंदाज करना कोरोना के ख़तरे से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता। तरक्की याफ्ता ममालिक भी लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रहे हैं या कह लें कि स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जा रहे हैं। तमाम तर जो SOPs हैं उनके साथ अपने कारोबार खोलने की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी ये बहस ही चल रही है कि लॉकडाउन में सख्ती बरकरार रखनी है या फिर नरमी करनी है। वफाकी हुकूमत ने तो लॉकडाउन में वाज़े तौर पर नरमी का इंदिया देते हुए इसकी वजूहात भी बताई थी। ये ज़रा असद उमर का क्लिप है, रज़ा वो चलाइएगा।
119 अरब रुपए एक माह के अंदर महसूलात के कम हो गए। इन्हीं महसूलात से हमने सेहत का निज़ाम भी चलाना है, तालीम का निज़ाम भी चलाना है, बिजली भी पैदा होनी है, घरों तक गैस भी पहुंचनी है, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद भी करनी है। इससे गुर्बत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो उन्होंने कैलकुलेशंस की हैं, जो उन्होंने आदाद शुमार बनाए हैं, कम से कम 2 करोड़ से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 7 करोड़ लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, ये कोरोना की वजह से माशी बंदिशें जो हमने लगाई हैं। पाइड ने ही जो कैलकुलेशन की बेरोजगारी के ऊपर, वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हद जो है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख तक। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी बात सुनी। 119 अरब रुपए एक माह के अंदर कम हो चुके हैं। 2 करोड़ से लेकर 7 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से नीचे जा सकते हैं, सतह गुर्बत से नीचे जा सकते हैं, उस लकीर से भी नीचे। 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार होने का खतरा है। 1 करोड़ 80 लाख अफराद बेरोजगार होंगे तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। इस सूरत हाल में लॉकडाउन में सख्ती बरकरार रखना क्या मुल्क के मुफाद में बेहतर हो सकता है? लेकिन अगर ये कोरोना फैल गया या इसमें तशवीशनाक हद तक तेज़ी आ गई तो फिर क्या होगा? हम दोनों सिचुएशंस देख लेते हैं ना। फिर क्या होगा? क्या वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेगा? ये एक सवाल है। आपको अपने सेहत के निज़ाम को अगर देखना हो तो डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उनकी हड़तालें देखिए, उनके शिकवे शिकायत सुनिए, सरकारी अस्पतालों का एक बार विजिट कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि किसी एक हुकूमत ने भी इस मुल्क के निज़ाम सेहत की तरफ देखना मुनासिब नहीं समझा। क्यों समझते? उनका ताल्लुक भी क्या था? हुक्मरान बीमार हुए तो इलाज के लिए कहाँ गए? बड़े ममालिक लंदन चले जाते हैं। आज भी हमारा एक मरीज लंदन के अस्पताल में जेरे इलाज है। मरीज आजम कह दूं तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से, समझ गए किसकी बात कर रही हूँ। लंदन वालों ने अपना वजीर आजम ठीक कर दिया, हमारा वाला अभी तक ठीक नहीं कर सके। वजीर आजम का भाई कोरोना से लड़ने पाकिस्तान आया। मतलब वजीर आजम जो बंदा 3 बार रह चुका हो, छोटी बात नहीं है। 3 बार एक मुल्क का वजीर आजम जो रह चुका हो, वो वहाँ पे इलाज करवाने गए क्योंकि वो पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल बन नहीं सका। तरक्की का नाम सड़कें, ओवरहेड ब्रिजेस, अंडरपासेस, बसें या ट्रेनें। हॉस्पिटल बनना होता तो शायद आज यहीं पे इलाज हो रहा होता। फिर जी उनका जो भाई है वो कोरोना से लड़ने पाकिस्तान आया, लेकिन कोरोना के डर से नैब ऑफिस नहीं जा रहा, लड़ने आया था कोरोना से। इस मुल्क के सरकारी अस्पताल, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, मैयत खाने बने हुए हैं। कहाँ इलाज करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे? लेकिन फिर बात सिर्फ सेहत के निज़ाम तक क्यों महदूद की जाए? ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर लॉकडाउन सख्त हो जाता तो क्या ये मुल्क 7 करोड़ गरीब और 2 करोड़ बेरोज़गार अफराद को संभाल सकेगा? क्या ये अफराद घर बैठ जाएंगे या सड़कों पर होंगे? क्या फिर इनके जहनों में कोरोना का खौफ होगा या फिर भूख मिटाने की जुस्तजू होगी? क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? क्या हुकूमत इन करोड़ों अफराद को घर बैठे खाना फराहम कर सकेगी? ऐसा भी होना यकीनन, मैं बड़े यकीन से कहती हूँ, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। एक लफ्ज़ में बताऊंगी, इम्पॉसिबल। बहस तो बनती नहीं, हो ही नहीं सकता। शायद इसीलिए आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनके नज़दीक कोरोना एक बहुत बड़ा मसला है, नो डाउट इन इट, लेकिन कोरोना से बड़ा मसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नज़र में भूख है। भूख। ये क्लिप देखिए वज़ीर आज़म का, आप साहब का। सबसे बड़े मसले हमारे मुल्क में इस लॉकडाउन की वजह से असरात आम आदमी के ऊपर गए, गरीब लोगों के ऊपर गए, तनख्वाहदार पे गए, जो दिहाड़ीदार था, जो छोटे लोग थे, जो छाबड़ी वाले थे। ये सारा एक बहुत बड़ा तबका मुतासर हो गया। अमीर मुल्कों के अंदर भी बहुत बड़ा मसला आ चुका है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज अब होगा कि एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि लोग बेरोज़गारी से, भूख से, यानी वफाकी हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि वो लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता नरम करती चली आएगी। कारोबार खुलेंगे महदूद पैमाने पर, कारोबार खुलेंगे महदूद पैमाने पर, क्योंकि ये एक जीती जागती हकीकत है कि इस मुल्क का आज भी सबसे बड़ा मसला क्या है? 2 वक्त की रोटी। 2 वक्त की रोटी। आज भी एक गरीब आदमी अपनी भूख मिटाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मेहनत करता है। ऐसा ही है।
दिहाड़ीदार तबके की ज़रा सोचिए, दिहाड़ीदार तबके के बारे में ज़रा सोचिए, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। एक दिन नहीं कमाएगा तो घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। हुकूमत अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस मुल्क के हर गरीब की गुर्बत ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकती। और इस पूरे लॉकडाउन में अगर अवाम की जानिब से रद्द अमल देखा जाए तो वो यही बताता है कि हुकूमतों ने ऐलानात बहुत किए, लेकिन अमली टिकली इकदाम शायद इतने नहीं हो सके। लेकिन विफाक की इस पॉलिसी से सिंध हुकूमत इत्तेफाक करती दिखाई नहीं दे रही। सिंध हुकूमत के मुताबिक इमरान खान साहब ने रोज़े अव्वल से ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। सख्त तरीन लॉकडाउन करना था लेकिन नहीं किया, हर वक्त इकदाम करने थे लेकिन नहीं किए। और आज भी सिंध हुकूमत विफाक की इस पॉलिसी की हिमायत करती दिखाई देती है। देखिए ज़रा, ये कौन से एलीट्स हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे इम्पोज कर दिया। इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉकडाउन है, जो 9 मई तक पिछले नेशनल कमेटी में, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक्सटेंड किया गया, ये जो लेटेस्ट लॉकडाउन का एक्सटेंशन है, ये उस मीटिंग के दौरान पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत के तजवीज़ पे लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया। इसका ऐलान, इस लॉकडाउन के ऐलान 9 मई तक वफाकी वजीर ने किया। तो क्या ये वो एलीट्स है जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे मुसल्लत सिंध हुकूमत ना सिर्फ इमरान खान पर शदीद तरीन तनकीद करी, बल्कि उनके हर फैसले को मायूसन भी करार दे रही है। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती, मेरी समझ में बात नहीं आती। कोरोना के मामले पर कभी वज़ीर आला सिंध हाथ जोड़कर एक साथ चलने की बात करते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही नाजरीन। कभी बिलावल ने इस इशू पर विफाक से बुर्दबारी का मुजाहरा किया कि बुर्दबारी करें, ऐसा करने का मुतालबा किया, मगर खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा तनकीद अपने ही वज़ीर आज़म पर करते रहे। फिर मुतालबे कैसे करते हैं आप जब आप खुद उन पर अमल नहीं कर सकते? दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिलावल की बातों से लग ऐसा रहा है जैसे उनकी हुकूमत अमरीका की किसी रियासत में, किसी अमरीका की रियासत में, और बिलावल के बयान से तासुर ये जाता है जैसे या तो वो इस मुल्क के सूबे के हुक्मरान नहीं हैं या फिर इमरान खान किसी और मुल्क के वज़ीर आज़म। मुझे बिलावल ये भी बात समझा दें या बता दें कि सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन से फ़ायदा ज़्यादा होगा या नुकसान ज़्यादा होगा, और जो नुकसान होगा आपको पता है वो कितना होगा? कर सकते हैं उसको कंट्रोल आप? सेहत का निज़ाम ख़राब तरीन, पिछले कई दहाइयों से ख़राब है। ठीक किसने करना था बिलावल भाई साहब? आप लोगों ने क्यों नहीं किया बिलावल भाई साहब? इसका जवाब दे दें। क्योंकि आपने तो तालीम बाहर हासिल की और इलाज भी आप यकीनन बाहर ही करवाते हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि आप लोगों को पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स पसंद ही नहीं आते, आप बड़े लोग बाहर जाके इलाज करवाते हैं, इसलिए मुल्क के निज़ाम सेहत से आप लोगों का कुछ लेना देना ही नहीं है। जब लेना देना ही नहीं है तो फिर आप जवाब भी देना पसंद नहीं करते। फिर हुक्मरान क्यों हैं आप लोग? ये आप ही का सूबा है जहाँ बच्चे कुत्ते के काटने से मर जाते हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिलती, और ये आप ही का सूबा है जहाँ 90,000 अफराद के लिए एक एम्बुलेंस मौजूद है। ये आप ही का सूबा है जहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत से अमवात अब रोज़ का मामूल है। आप ही का सूबा है ये जहाँ एक सरिंज पूरे लाड़काना को एड्स का गढ़ बना देती है। आपका सूबा है ये जहाँ पर सरकारी अस्पतालों में लोग धक्के खाने पर मजबूर हैं। आप कभी देखने चले जाएं, पता चले आपको कि कैसे खाते हैं वो लोग धक्के। एक तो बीमार और फिर तकलीफ़ में भी हैं और फिर धक्के भी खा रहे हैं। उस तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं आप लोग? सिर्फ महसूस ही कर लें। ये आप ही का सूबा है जिसके 52% से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। आप ही का सूबा है ये जहाँ स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी टीचर्स को ना कौमी तराना ठीक से आता है ना पानी का फॉर्मूला आता है, दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? आप ही का सूबा है ये जिसकी तारीफें करते हुए आप लोग थकते कि पता नहीं क्या कर दिया आप लोगों ने वहाँ पे, जहाँ बेरोजगारी का हाल ये है कि सरकारी अस्पताल में एक खाकरोब की नौकरी के लिए एमफिल अफराद की लाइन लगी होती है। एमफिल करने वाला बंदा अगर खाकरोब की नौकरी तलाश करने चला जाए तो फिर आगे मैं क्या बोलूँ? ये आप ही का सूबा है ना बिलावल साहब, जहाँ सरकारी नौकरी सरकारी वजीरों और मुशीरों के बच्चों को दी जाती है। आप लोग तो उस वक्त भी पहले इल्ज़ाम लगाते हैं
तनकीद करते रहे, लान तान करते रहे, और उसके बाद भी कोई बात करते हैं, मशवरा देते हैं और अमली तौर पर आपकी जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया जाता। मैं अल्लाह आपसे कहूँगी, आप जाएं, पूछें अंदरूनी सिंध में रहने वाले अफराद से, कराची में रहने वाले लोगों से। इतना बड़ा शहर है ना, चले सिंध के सबसे बड़े शहर में चले जाएं, 2 या 3 अच्छे शहर चूज कर लें जहां पे तरक्की नजर आनी चाहिए थी, वहां चले जाएं। कराची के लोगों से पूछें इस लॉकडाउन में किस तरह रहने पर मजबूर हैं। घरों में फाके हो रहे हैं, रोजगार ठप हो रहे हैं, बीमार हो जाएं तो इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आप लोग 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, कामयाबी की लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर, पता नहीं कैसे आ जाते हैं। अगर इन चीज़ों को आप कामयाबी कहते हैं तो बिलावल साहब मैं क्या बात करूँगी। कामयाबियां गिनवाते नहीं थकते हैं। कौन सी कामयाबियां भाई साहब, कौन सी कामयाबियां? हमें भी दिखा दें, सिर्फ आपको नजर आती हैं, हमें तो नजर नहीं आती कामयाबियां। कैसे गिनवा लेते हैं, चले ये बता दें। इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से बिलावल साहब आप लोगों में? मुखालिफिन पर जुमले कसते हैं अपने अपने गिरेबानों में। मैं किसी मखसूस पार्टी के लिए नहीं कह रही, ऐसे सियासतदानों के लिए कह रही हूँ कि जो इतने बड़े मसले पे भी एक पेज पे नहीं आ सकते, उन सबसे मुखातिब हूँ मैं। किसी का नाम नहीं ले रही, अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखे ना, किसी को ताना मारने के काबिल नहीं रहेगा कोई। जुमले कसते हैं दूसरों को, जब अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे तो काबिल रह जाएगा कोई किसी को जुमला कसने के, और फिर चले जाते हैं, टाइम खत्म, बस ठीक है। फिर हेडलाइंस में भी चलता रहेगा सारा कुछ, आपकी बातें चलती रहेंगी, इस पर तबसरे होते रहेंगे सोशल मीडिया पर। कर क्या रहे हैं आप लोग? गरीब के मसाइल का हल क्यों नहीं देते? हर मुल्क ने कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए, लेकिन हमारे मुल्क में यहाँ भी सियासत हो रही है। सिंध हुकूमत वजीर आजम पर तनकीद करती है और वजीर आजम सिंध हुकूमत पर। ये हो रहा है, देखें सर। लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके आके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका क्या बनेगा। अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे बेरोजगारी, सेहत, इलाज मुआवजे के लातादाद मसाइल है, लातादाद, इस मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या लॉकडाउन मजीद सख्त किया जा सकता है? मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि यानी जो कोरोना से ना मरा वो भूख से मर जाए। ये इसमें नरमी की कोई गुंजाइश होनी चाहिए। इस पर सबसे ज़्यादा अगर कोई हमें गाइड कर सकता है तो वो डॉक्टर है, क्योंकि आखिर में हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, ख़ास हो या फिर आम, रुजू किससे करेगा इस मामले पर? डॉक्टर से। रब्ता किससे करेगा? डॉक्टर से। जाएगा किसके पास? डॉक्टर के पास। कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है ये कितनी ख़तरनाक है या कितनी तसल्ली बख्श है कि हम कह सकते हैं कि अब थोड़ी सी तसल्ली बख्श है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़नी मंजूर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। अब कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है डॉक्टर साहब, आपने भी सुना होगा, बहुत ज़ाहिर बात है आजकल आप लोग भी टीवी बहुत देखते होंगे, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड ये चीज़ है कि आपके पास ही आना है किसी ने बीमार होके। आप लोग वाकई मसीहा हैं हमारे मुल्क में, और जितना फ्रंट लाइन पे आप लोग रिस्क पर काम कर रहे हैं, मैं आज आप लोगों को ये चीज़ कहना चाहूँगी, मैं आप लोगों को सैल्यूट पेश करती हूँ। आज मैं आप लोगों की कोशिशों को सराहना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से। जितनी आप लोगों की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कोरोना की जो मौजूदा सूरत है डॉक्टर साहब आप देख रहे हैं, अब इसमें बहस चल रही है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, नरम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। इंतहाई अहम सवाल है, और अगर आप सूरत हाल देखें तो सूरत हाल तो ख़राब ही लग रही है, क्योंकि अब ये जो कोरोना का एपिडेमिक है जो हमारे यहाँ हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, और इसमें जो टेस्ट लोगों के पॉजिटिव आ रहे हैं वो भी ज़्यादा आ रहे हैं, और जो अमवात हैं वो भी ज़्यादा हो रही हैं। और हम भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनको अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। तो ये काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगा और हो रहा है। जैसे अभी इटली का अगर आप पढ़ें तो उन्होंने लॉकडाउन से ही ये मसला हल किया। अब उनके स्कूल खुल गए, उनके मॉल्स खुल गए, उनके रेस्टोरेंट्स खुल गए। तो ये देखें एक स्टेट का काम होता है कि किस तरह रोजगार प्रोवाइड करना है। ये हमारा काम नहीं है डॉक्टरों का। हमें तो ये देखना है कि अगर एक इन्फेक्ट होगा तो उसके साथ जितने लोग रह रहे हैं वो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे, और उनमें से बहुत क्रिटिकल भी हो सकते हैं, उनकी अमवात भी हो सकती है। जिस तरह आज एक मरीज ने मुझे कॉल किया, वो पॉजिटिव आ गया, उसके घर में 24 लोग रहते हैं। तो आप बताएं कि उन 24 लोगों में वो अगर लग जाएगा तो ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके प्रोपोर्शन कितना ज़्यादा हो सकता है। और हम जैसे मुल्क, जो अमेरिका जैसा मुल्क है जहाँ पे हम समझते थे कि हेल्थ सेक्टर उनका सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो फेल हो गया।
और हमारे यहाँ तो हेल्थ सेक्टर पे इतनी तवज्जो ही नहीं दी गई। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग फिगर है। आई थिंक इसमें स्टेट का काम होता है कि एक रेडी वाले को, एक मेहनत कश को या जो दिहाड़ी तबकादार है उसको कैसे उसके घर तक या उस तक कहाँ कैसे पहुंचाया जाए, उसको जो भी सामान देना है, राशन देना है, 1-2 महीने की बात है। तो ये स्टेट का काम है। लेकिन अगर ये ना किया गया और लॉकडाउन तोड़ा गया, जिस तरह भी आपने देखा है कि बहुत सारे बाजारों में बहुत रश हो गया है और इसमें इंतहाई खतरनाक सूरत हाल ये इख्तियार कर जाएंगे और फिर हमसे कंट्रोल नहीं होगा। तो आई थिंक इस गवर्नमेंट को भी इस पे देखना चाहिए, सूबों को भी देखना चाहिए और ये भी काफी अलार्मिंग है जिस तरह आप कह रही हैं। तो इसमें हमें कुछ ज्यादा संजीदा से अच्छा डॉक्टर साहब, डिफरेंट तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं क्योंकि आजकल अगर मैं कहूँगी एक आलमी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, यानी पूरी दुनिया का अगर कोई डिस्कशन के लिए टॉपिक है, ज़बान ज़द-ए-आम कह लेंगे, जिस पर तमाम लोगों की नज़रें मरकूज़ है कि अब क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, लम्हा बलम्हा आपको अपडेट्स मिल रही हैं, वो कोरोना वायरस है जो सबका एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। हर कोई कोरोना वायरस के बारे से बात करते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। तो बहुत से लोग, हमने प्रोग्राम भी किया था, शायद आप मेरे साथ उस प्रोग्राम में मौजूद थे या डॉक्टर जावेद अकरम, मैं भूल रही हूँ कि कौन मौजूद था। हमने बात की थी कि एक मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं कि जी इस मुल्क में इस दिन खत्म हो जाएगा, उस दिन उस तारीख को खत्म हो सकता है, एक्सपेक्टेड है, मतलब कुछ हतमी नहीं है। आपको लगता है कि वाकई ये जो लोग कह रहे हैं जी गर्मी आने से भी ये खत्म हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, टेम्परेचर का बड़ा इफेक्ट होगा, आपको लगता है कि वाकई इनमें से जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हम कह सकते हैं कि लोगों को लोग बस बता रहे, प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, आपको लगता है कि प्रेडिक्शंस ये सही साबित होती दिखाई देंगी या हम इनको अफवाहें समझ के कह दें कि अफवाहें और दम तोड़ जाएंगी? देखिए, ये सारी अफवाहें हैं और स्टोरीज हैं। ये इतनी जल्दी दम नहीं तोड़ेगी और इसका कोई जो है इतना टेम्परेचर से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अगर ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है टेम्परेचर, तो फिर ये शायद जो है ये वायरस मर सकता है। अब इतनी गर्मी और इतना हाई टेम्परेचर तो इंसान नहीं बर्दाश्त कर सके और कहीं पे होता नहीं है। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ आए तो बहुत ठंडा टेम्परेचर में लोग कह रहे थे कि ये जो है ये इसमें वायरस मर जाता है। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन केसेस की तादाद ज्यादा होने लग गई है और अगर आपको याद हो तो ये सर्दियों में वबा फैली थी। तो पहली तो बात है कि इसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा सवाल आपका ये है कि ये खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल खत्म जी आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये जरा बताइए, टाइम की कमी में आपसे जरा जल्दी जानना चाह रही हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि जो बाकी अफवाहें हैं और आप कह रहे हैं कि दम तोड़ जाएंगी और आप कह रहे हैं इतनी जल्दी कोरोना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और बेशक हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, रमज़ान का महीना तमाम लोग दुआ कर रहे हैं कि वबा ख़त्म हो जाए। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या ये हो सकता है, मतलब कि इसकी वैक्सीन जल्द आ जाए, इसका इलाज दरियाफ्त हो जाए, जाहिर बात है सारा मसला ही हल हो जाएगा अगर वैक्सीन ईजाद हो जाती है। और साथ ही बता दीजिए कि फिर हम ये कह सकते हैं कि अगले साल या इंशाल्लाह उससे भी पहले कि हम इसको सिंपल एक बीमारी, जिस आपकी हमारी मेडिकल की बुक्स में होती है कि ये बीमारी है जी, इन्फ्लुएंजा एक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, एड्स एक बीमारी है, हम इसको एज अ बीमारी या डिजीज पढ़ना शुरू कर देंगे कि जी एक कोरोना वायरस आया, फलां साल में आया, अब इसका ये इलाज आ चुका है, यानी कि एक आम एक बीमारी कंसिडर होना शुरू हो जाएगी। जी देखिए, ये जो बीमारी आई ना, ये जो सार्स की जो उसकी भी म्यूटेशन और जो अभी हमारा स्वाइन फ्लू गया है उसकी भी म्यूटेशन जी। इसमें हम नहीं कह सकते कि बीमारी जो है ये दोबारा आएगी। इसके वैक्सीन में तकरीबन 1 साल लग सकता है, इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे लोगों पे। तो इस तरह की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए इतनी जल्दी, क्योंकि ये अभी वैक्सीन तैयार होगी तकरीबन दिसंबर में आएगी और लोगों को लगते लगते कितना टाइम हो जाएगा। तो ये इतनी जल्दी जाने वाली बीमारी नहीं है और इसका दोबारा कहीं न कहीं दोबारा से ये आएगा, म्यूटेट करके किसी और फॉर्म में आ सकता है। तो हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन हमें अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। एक डेडली बीमारी है और इसके लिए हमें तैयारी भी करनी चाहिए। चलिए, आपके जवाब से ही मैं आगे एक सवाल निकालती हूँ। अगर आपने कहा कि अभी हमें इतनी जल्दी ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इसमें 1 साल का अरसा दरकार है, तो फिर अगर आगे स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं या नरमी करते हैं, तो फिर कौन कौन सी जगह ऐसी हैं आपको जो लगता है कि वहां पर अभी भी ऐसे मुकामात पे जाने से गुरेज करना चाहिए, उन मुकामात को बंद रहना चाहिए अभी भी? जहाँ पे जी गैदरिंग हो, बाजार हैं, बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, जिस तरह अंदरून शहर मार्केट,
रेस्टोरेंट्स हैं, कोई भी ऐसी गैदरिंग है जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा जमा हो सकते हैं, और उनसे जो है इज्तनाब करना चाहिए। बाकी थोड़ी बहुत ही दुकानें खोल लेना और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करने से आप काम चला सकते हैं। आखिरी सवाल का जवाब दे दें, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, ब्रेक पे जाना है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर 1 साल तक वैक्सीन नहीं आती है और आपको पता है कि इलाज तो उसका है ही नहीं अभी कोई भी, तो मुझे बता दीजिए कि फिर हम 1 साल तक अपनी रूटीन रखेंगे। तमाम जो लोग अभी देख रहे हैं, जितने इस वबा से खौफजदा हैं, उनको जरा आप गाइड कर दें कि क्या फिर 1 साल 1.5 साल तक सबकी रूटीन होगी कि ना आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, ना आप गैदरिंग में जा सकते हैं, और इतना डिस्टेंस वाकई जब आप बाहर जाएंगे तो कैसे रख सकेंगे? देखिए, आप रख लेंगे, इंसान यूज टू हो जाता है, अपने बिहेवियर चेंजेस ले आता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग जाते हैं दुकानों पे, कैमरे पे खड़े होते हैं, सोशल डिस्टेंस करते हैं, तो ये ऐसे ऐसा आप में बिहेवियर चेंज आ जाता है। मास्क पहन के जाया जा सकता है, मास्क पहन के जा सकता है। ग्रोसरी कर रहे हैं, अभी भी लोग जा रहे हैं, ग्रोसरी कर रहे हैं, केमिस्ट की दुकान है, कहीं पे भी जा रहे हैं, अस्पतालों में। डॉक्टर शाजली मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, कोई इलाज नहीं आता, उसमें 1 साल का अरसा भी दरकार हो सकता है। उस 1 साल तक अपनी प्रैक्टिस रखें कि जो एहतियाती तदाबीर है आपने उनको नहीं छोड़ना। बाहर जाना है, ज़रूरत है, ग्रोसरी करनी है, लेकिन बहुत ज़रूरत के लिए बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और साथ इस डिस्टेंस को फॉलो करें कि आपने, और उसके साथ आप अपने ग्लव्स पहने, अपना मास्क पहने, अपने आप को कवर करके रखें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सन, बहुत लोगों के फेवरेट भी हैं अपने अंदाज की वजह से, फैसल कुरैशी साहब। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। मैं ब्रेक से पहले बात करी थी कोरोना वायरस की, जो मौजूदा सूरत हाल है। अब इस पे हुकूमत और ऑपोजिशन के रवैये की बात करेंगे, खुल के हुकूमत और ऑपोजिशन का रवैया हम देखते हैं कि ये एक पेज पर नहीं आ रहे, यानी मैं कह सकती हूँ कि खासा मायूस कुन दिखाई दे रहा है। हर कोई डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है कि अरे ये हो क्या रहा है, यानी इस इशू पे भी ये लोग एक नहीं हो सके। यहाँ भी सियासत कर रहे हैं, गलती कौन कर रहा है, तनकीद कौन कर रहा है, ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, और इस मामले पर भी सियासत और ज्यादा सियासत कौन कर रहा है। इन तमाम सवालात के जवाब आज मैं तलाश करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन फैसल कुरैशी साहब, बहुत लोगों के फेवरेट हैं, मुझ समेत। अपना स्टाइल बड़े अच्छे तरीके से कैरी करते हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फैसल साहब, कोरोना का मामला पूरी दुनिया का एक मामला बन चुका है, एक ऐसा मामला जिसको पूरी दुनिया इस टाइम पे हैंडल करी अपने अपने सिस्टम के मुताबिक। हमारे यहाँ ये मामला भी आप देखें मुआमा बन चुका है। विफाक और सिंध एक पेज पर आ ही नहीं रहे, इस मामले पे भी आमने सामने खड़े हुए और वो बड़ी बड़ी क्लैशन कॉफी पकड़ के खड़े हुए। कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को आप? बड़े अफसोस में, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? सिचुएशन अच्छी नहीं है, सिचुएशन बहुत बुरी है, मेरे हिसाब से बहुत तशवीशनाक है। ना सिर्फ हमारी सियासी जमातें एक पेज पे नहीं है, हमारी कौम भी एक पेज पे नहीं है, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। ये मेरे ख्याल से दुनिया का एक वाहिद और अनोखा मुल्क है जहाँ पे सामने मौत खड़ी है, बीमारी खड़ी है, परेशानी खड़ी है, और हम सुबह शाम जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो सोच के खौफ आ रहा है कि या इलाही हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। और हमारी जो सियासतदान कर रहे हैं उसके बाद तो दिल करता है ये दीवार पे इंसान सर मार ले कि किस किस्म का ये बेहुदा मजाक हो रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, इट इज़ वेरी स्कैरी। डर भी लग रहा है इनकी हरकतें देख के। तो वजह क्या समझ आती फैसल साहब इनकी हरकत की कि यहाँ पर भी एक पेज पर नहीं आ सके, संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर सके? अच्छा, इसमें मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को। वैसे तो जो लोग मुझे जानते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, वो फौरन कहेंगे शुरू हो गया, देखा इसको तो तकलीफ है फेडरल गवर्नमेंट से। लेकिन इस मामले में मुझे फेडरल गवर्नमेंट से मुकम्मल शिकायत, क्योंकि ये जो 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल की बात हो रही है, ये प्रोविंशियल मैटर नहीं है भाई मेरे। अगर कोई क्राइम हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, रीजनल प्रॉब्लम हो, तो वो प्रोविंशियल प्रॉब्लम होती है। जब फ्लड्स आए थे बड़े वाले आज से 8-10 साल पहले, तो वो प्रोविंशियल मैटर नहीं कहा था। पानी वहां से चला, पंजाब में गया, पंजाब से होते हुए सिंध में गया, वो प्रोविंशियल मैटर नहीं था, वो नेशनल मैटर था। तो ये पेंडेमिक दुनिया भर में ये बीमारी फैल गई, मुल्क भर में। यार ये नेशनल मैटर, ये प्रोविंशियल मैटर कैसे हो सकता है? ये मुकम्मल नेशनल मैटर है, और इसमें एक सॉलिड और तगड़ी नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी चाहिए थी। और मैं नहीं मानता कि अगर आपकी नेशनल गवर्नमेंट हक में एब्सोल्युटली, और ये बेकार बात है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं सुन रही। अगर
नेशनल गवर्नमेंट तरीके से अवाम को कॉन्फिडेंस में लेके बता के कि यार ये सिचुएशन है, हम ये करेंगे, इससे ये होगा, सामने आती तो मैं देखता हूं किस चीफ मिनिस्टर की मजाल है कि वजीर आजम की ना सुने। लेकिन हमारी शुरू में देखिए, यानी आपको लगता है कि वो लोग एक सॉलिड स्टांस नहीं ले रहे, मतलब यहाँ उनके बिहेवियर में आपको फ्लॉ नजर आ रहा है बकायदा? बहुत ही जिन्नाती फ्लॉ है ना फिजा। देखो ना यार, जब ये मामला शुरू हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट आए बाएं शाएं कर रही थी, साइड से सिंध की गवर्नमेंट आई और उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, मैं उसकी अच्छाई बुराई की बात नहीं करता, कुछ स्टेप्स लिए और कुछ बयानात दिए, मुराद अली शाह ने, बिलावल ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पूरे इंटरनेट पे उनकी वाह चर्चा हुई कि हाँ भाई वाहिद गवर्नमेंट जो काम करी। ये तक कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने अपने माजी के तमाम गुनाह धो लिए इस वक्त पे सही डील करके। बिलावल ने आके कह दिया कि जी इमरान खान के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम तरीके, उनके जो स्टेप्स, बस वो पीटीआई जो है टोटल उसकी फाउंडेशन हिल गई। और उसके बाद फिर फैसल वाउडा का गोला चलाया, उधर से फिर अली जैदी का गोला चलाया और उसके बाद फिर चल सुचल। अब तो मुझे लगता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा ये जिस किस्म की हरकतें फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, आई थिंक वो उनकी नर्वसनेस ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह रहम करे किसी की मौत हो जाएगी, उनको ये फिक्र नहीं है। उनको ये फिक्र नहीं है कि बीमारी फैल जाएगी, अल्लाह रहम करे तो हम क्या करेंगे। उनकी ये फिक्र है कि भाई बिलावल ने जो बयान दिया था ना, वो मुराद अली, बस ये है इनकी फिक्र सुबह शाम, व्हिच इज वेरी स्कैरी। अनफॉर्चुनेट तो है लेकिन डरावना सीन है बड़ा। अच्छा फैसल साहब, ठीक है, मैंने आपका पूरा पॉइंट सुना। अब मुझे बताएं कि अगर सख्त लॉकडाउन रहते हैं तो जो लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, यानी जिनकी किस्मत अच्छी कि कोरोना नहीं आया, वो भूख से मर जाएंगे, उसका आपको क्या हल नजर आता है? पहले तो मुझे बताइए कि आपको इस जुमले में कोई सदाकत दिखती है? क्या, किस जुमले में? कि कोई भूख से बिल्कुल सदाकत दिखती है, क्यों नहीं दिखती? आप मुझे बताएं कि यहाँ पे लोगों के रोजगार बंद हो जाएं, यहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाएं। पहले हमारे आप बताएं कि कितने लोगों के रोजगार है। एमफिल लेवल के लोग सिंध में खाकरोब की जॉब के लिए जाते हैं, अप्लाई करने के लिए, ऑन रिकॉर्ड है चीजें फैसल साहब। ये जो दिहाड़ीदार लोग हैं, मुझे बताएं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके चूल्हे ठंडे हैं। फिर या तो ये हुकूमत जिम्मेदारी रहे, बंदोबस्त करे, सबका बंदोबस्त करे। अभी भी लोग रो रहे हैं कि मुझे, जी ये मैं मानता हूं आपने जो बात ने कहा, हुकूमत जिम्मेदारी ले, लेकिन माजरत के साथ जिस मुल्क ने लॉकडाउन किया है, कितने दिन का किया है? 40 से 45 दिन। दुबई खुल रहा है, दुबई के मॉल्स खुलने शुरू हो गए, ठीक है। मलेशिया खुल रहा है, इटली खुल रहा है, स्वीडन खुल रहा है, न्यूजीलैंड खुल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ममालिक जिन्होंने वक्त पर लॉकडाउन किया, 40 दिन लगे उनको, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस ईज करना शुरू कर रहे हैं। हमने आधी भैंस आधा बकरा, ये जो हमने 9 हफ्ते नहीं क्यों, 9 हफ्ते हो गए, हमने तकरीबन 2.25 महीने से बंद किया हुआ इस मुल्क को अदमुआ। भाई एक दफा 40 दिन का लॉकडाउन करो, ठीक है। गरीब को कैसे डील करना वो अलग देखते हैं, लेकिन ये अगर 4 हफ्ते का लॉकडाउन कर चुके होते तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दुनिया की तरह आज हम भी खोल। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आधा काला अच्छा, मेरी बात सुनिए फैसल साहब, आपने जिन ममालिक का जिक्र किया वहां की अवाम भी बड़ा कोऑपरेट करी। मुझे अवाम से भी छोटा सा गिला है, मैं उनको भी जरा बताऊं कि खुदा का खौफ करे। उनकी अवाम ये नहीं कह रही कि कोरोना तो साजिश है, कोरोना तो ये है, कोरोना है कहाँ पे, कोई पेशेंट आपको दिखा है? ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते हैं। अरे तुमने अपनी आंखों से कोई पेशेंट देखा? मैंने कहा आपने मुझे जरूर दिखाने, मेरी आंखों से कोई पेशेंट कोरोना है। भाई इतने बड़े बड़े लोगों को कोरोना हो रहा है, मतलब हम आए दिन कहते हैं सियासतदान को निकल आया, उसको निकल आया, तो आपको ये केसेस नहीं नजर आ रहे? उस पे भी लोगों के अपने तबसरे, अपने तज्जिए, तो यहाँ पे अवाम भी तो सीरियस नहीं ले रही इस चीज को। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सब मतलब सबको अपना अपना जी अपना अपना किरदार अदा करना होगा ना फैसल साहब? वो तो करना होगा, लेकिन अलावा 1-2 मुल्कों के किसी कौम ने इसको शराफत से नहीं किया। मलेशिया में डंडा, इटली में फौज बुलानी पड़ी थी, मलेशिया में फौज बुलानी पड़ी थी कंट्रोल करने के लिए। शराफत से वो मुल्क भी बंद नहीं होते। सिंगापुर दुनिया का सबसे रेजिमेंटेड मुल्क है, यानी जापान में तो डिसिप्लिन है, सिंगापुर में डंडा है। यानी आपको लगता है कि हमें भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डंडा पकड़ना होगा? एब्सोल्युटली। कौन सा मुल्क, अमेरिका में एहतजाज नहीं हो रहे, खोल दो, मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्या बकवास है। हर दुनिया का मुल्क में ये ड्रामेबाजी होती है। आपको हुकूमत चाहिए जो क्या, ओ भाईजान, जो आपको पता है इटली ने वो लगा दी थी कि जो बाहर निकला तो उसके ऊपर इक़दाम कत्ल का केस बनाएंगे हम। सिंगापुर में 4 से 5 दिन पहले एक साहब ब्रिटेन से, उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री गलत बताई थी अपनी कि मैं कहां से होके आया हूं, उसको सारी जिंदगी के लिए उन्होंने सिंगापुर से बैन कर दिया है कि तुम दोबारा सिंगापुर मत आना। उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री में झूठ बोलने को एक लाइफ लॉन्ग क्राइम बना दिया है।
मलेशिया में इतने खतरनाक फाइन है कि एक साहब ने चेक पोस्ट पे उससे बचने के लिए समंदर में छलांग मार ली। इस किस्म का डंडा चाहिए होता है तब कौमें बंद होती है। यहां तो हमारी फेडरल हुकूमत उल्टा सिंध की कौम को उकसा रही है कि तुम्हारी प्रोविंशियल हुकूमत ड्रामा कर रही है, उठ खड़े हो। मजाक बोले हो यार, क्या ये कोई करने की बातें? ये कोई वक्त है इन बातों का? भाई 2 हफ्ते बाद कर लेना। ये बताएं फैसल साहब कि किसी भी मुल्क में इस टाइम पे कोरोना सबसे बड़ा मसला, आप अग्री करेंगे, जिन ममालिक का भी हम जिक्र कर लें, हर मुल्क का सबसे बड़ा मसला कोरोना है। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां पर अभी भी 18वीं तरमीम पर इस सिचुएशन में भी बहस है। सिंध और विफाक के जो मसाइल हैं, हम कह सकते हैं कि कोरोना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके मसाइल, इनकी पर्सनल ग्रजेस जो हैं, यानी इन्होंने इस टाइम पे भी निकालनी है। मैंने तो सिर्फ प्रोग्राम में कहा कि चले कुछ दिन के लिए आप लोग एक दूसरे के सही हो जाएं कोरोना के मसले के लिए, बाद में निकाल लेना एक दूसरे पे दिलों के गुबार, लड़ते रहना बाद में। तो सीधी बात है, शुरू में पीपल्स पार्टी ने 2-4 छक्के मारे थे ना, बस उसके बाद से इमरान खान साहब की जो वो बॉलें हैं वो टोटल वाइड और नो बॉलें होनी शुरू हो गई। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह एक डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। देखें, माजरत के साथ फैसल वाडर साहब मेरे बेअजीज दोस्त हैं, मोहतरम है, मैं मुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब फैसल वाडर या अली जैदी के आगे माइक आए, समझ लें इमरान खान की कुर्सी हिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। मुझे बताइएगा कि ये वाकई जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, मुझे लगता है कि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए आ जाती है कि सिटिंग गवर्नमेंट का ज़र्फ भी बड़ा होना चाहिए, सिटिंग गवर्नमेंट का सब कुछ बड़ा होना चाहिए, रिस्पॉन्स करने का बस रिस्पॉन्स थोड़ा कम होना चाहिए मेरे मुताबिक, कि आप इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। लेकिन ये मैंने गवर्नमेंट ऐसी देखी है कि जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। यानी ठीक है, ऑपोजिशन का तो काम ही तनकीद करना होता है, ऑपोजिशन आप पे सही तनकीद करेगी तो मैं कहूंगी कि ऑपोजिशन का हक अदा करिए ऑपोजिशन, कि जहां पर आप गलती करें ऑपोजिशन शोर मचा दे और अवाम तालियां बजाती है इस बात पे। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ ये जो अब ये गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे होते हैं, मुशीर हैं, मुआवनीन हैं। आप इस चीज को कैसे एनालाइज करेंगे फैसल साहब? ये तो बड़ा लम्हा फिक्री, ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, मजे की बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो ईंट मारी नहीं, वो बार कह रहे हैं कि भैया सियासत नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, खुदा का वास्ता है पीएम के खिलाफ कोई बयान, वो तो ये कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनदेखे पत्थर मार रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी रेपुटेशन जो जीरो हो गई थी, बस। और इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका सबसे बड़ा जिंदगी का मसला और मिशन सिर्फ ये है कि यार पीपल्स पार्टी की वाहवाह हो रही थी और हमारे ऊपर थू थू हो रही थी, तो बस धनाधन ते टनाटन, ये और कुछ नहीं कर। प्लीज मैं एक और बात कहना चाहूंगा इससे पहले कि खुदाफिज कहूं, ये टाइगर फोर्स जी पाकिस्तान रेंजर्स मुल्क के हर कोने में मौजूद है। पाकिस्तान रेंजर्स ने फ्लड के जमाने में एक एक गली, एक एक कोने, एक एक पहाड़ के किनारे पे राशन पहुंचाया है। पाकिस्तान रेंजर्स की मोबिलाइजेशन की कोई ताकत मैच नहीं कर सकता। ये टाइगर फोर्स की तरह से मोबिलाइज होकर पूरे पाकिस्तान में पहुंचेगी। ठीक है फैसल कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और जब ब्रेक पे जाने, ब्रेक से आने के बाद मेरे साथ मौजूद है कि हमजा गनी। आपको वीडियो के हवाले से बहुत से लोग, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत से लोगों को ये खबर पता भी है। ब्रेक से आने के बाद हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि मामला पेश कैसे आया। अफसोसनाक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। कोरोना से बचाव के लिए तमाम अवामी नुमाइंदे जो इकदाम कर रहे हैं, सख्त इकदाम भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी न किसी तरह इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सके। कभी सिंध के वज़ीर आला ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मईशत दोबारा बहाल कर सकते हैं, ज़िंदगी चली जाए वापस नहीं आती। कभी वज़ीर आज़म ये कहते दिखाई देते हैं कि हमें अपने लोगों को ना कोरोना से मरने देना, ना भूख से। बिल्कुल सही कहते हैं। और हमारा तो मज़हब भी यही कहता है कि इंसानी ज़िंदगी की कीमत सबसे ज़्यादा है, और जान जाने का ख़तरा हो तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। हमारा दीन कहता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन इसके बावजूद हमारा ही वो मुआशरा जहाँ गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, ये हमारा ही मुआशरा है जहाँ जायदाद के मामूली तनाज़ात पर खून सफ़ेद हो जाते हैं। ये हमारा ही मुआशरा है जहाँ तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में इंसान मार दिए जाते हैं। ये हमारा ही मुआशरा है जहाँ मामूली से झगड़े पर किसी बेकसूर की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया जाता है। और इसी मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुआ सियालकोट में रहने वाला एक लड़का हमजा गनी, जिसके वालिद को कुछ लोगों ने मामूली सी बात पे बेदर्दी से मार डाला।
ये वाकया क्या था, कैसे पेश आया, मारने वाले कौन थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई या होगी, ये सब जानते हैं। हमज़ा गनी मेरे साथ खुद मौजूद हैं। हमज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमज़ा, ये वाकया कैसे पेश आया, मारने वाले कौन थे? मैम, मारने वाले हमारी तहसील के थे। वो पूरा एक ग्रोह था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था, मतलब सब लोग मिलके थे, एक ग्रोह उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने मिलके मेरे अब्बू के ऊपर तशद्दुद किया। मेरे अब्बू बेगुनाह हैं और वो लोग पहले भी क्रिमिनल थे और वो काफ़ी केसेस में उनके ऊपर केसेस थे, कुछ दहशतगर्दी के। इन्होंने पिछले रमजान में भी एक ऐसे ही बेचारा इन लोग ग्रुप की लड़ाई थी, तो एक बेचारे को कर दिया, तो अपने ढेरों को डाल के उससे तो सुलह करवा ली, जिसकी वजह से वो पर्चा इन्होंने बैक ले लिया। और ऐसे ही हर दफ़ा लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और उसके बाद अपने वडेरों को डाल के पैसे थोड़े से दे के उन पर्चा वापस ले लेते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने मेरे अब्बू पे जुल्म किया। अच्छा, इससे पहले भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे हमज़ा, आप ये बता रहे हैं? जी, इस किस्म के वाक़यात तो होते हैं, बिकॉज वो क्रिमिनल, वो बहुत पुराने क्रिमिनल थे और हम बेगुनाह इंसान है। मेरे अब्बू बेगुनाह इंसान है, उनके बारे में पूरा मुआशरा जानता है कि मेरे अब्बू कैसे इंसान थे और हमारी पूरी तहसील उन लोगों से तंग थी। पिछले रमजान भी उन्होंने एक इंसान का कत्ल किया और मुझे पता ही नहीं था इस रमजान। मेरे पास उनकी कुछ तस्वीरें हैं, अगर आप कहें तो वो मैं आपको दिखा दूं, जो बंदूकों के साथ उन्होंने तस्वीरें खींची हैं कुछ अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में, जिसकी वजह से इन्होंने दहशत, पूरे मुआशरे में दहशत फैलाई हुई थी। हमारी पूरी सिटी के अंदर उन्होंने अपनी दहशत फैलाई हुई थी, हर गरीब के साथ इनकी लड़ाई थी। अच्छा, तो हमज़ा, इस तरह के वाक़यात वहाँ पे होते रहे, ठीक है, आप मुझे बताएं कि किसी ने इनकी शिकायत नहीं लगाई, किसी ने पुलिस से पहले राब्ता नहीं किया, किस तरह ये लोग थ्रेटन करते हैं, डराते हैं? पुलिस पूरा जोर लगाती रही है, पुलिस ने हर दफा जोर लगाया, लेकिन इन्होंने वो जो मुद्दे पार्टी है उसको कभी पैसे के, कभी दबाव डाल के उन लोगों को पुलिस पे मुद्दई जाके आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने अपने वो बयान तमाम लोगों का साथ देने की कोशिश की? मुझे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। जी हमज़ा, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि पुलिस का किरदार यहाँ पे आपने अच्छा देखा है, बुरा देखा? अच्छा किरदार देखा है। पुलिस ने हमेशा चाहा कि हमारे इधर जो हमारे एरिया में, चलिए अच्छी बात है कि पुलिस का किरदार आपने अच्छा देखा। ठीक, जी हमज़ा, अपनी बात आप मुकम्मल करें। जी, सुन रही हूँ मैं आपको। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस ने बड़ी दफा कोशिश की है कि इन लोगों के ऊपर, मतलब ये मुआशरे में अमन खराब कर रहे हैं, इनको पक्का जेल में बिठाया जाए, लेकिन ये हर दफा वो जो मुद्दई पार्टी इनके ऊपर जुल्म करके उन पैसे खिला के या किसी वडेरे को अंदर ऐड करके वो जो पर्चा जज के सामने जाके ये उसको उनको बदल लेते, उनके बयान बदल लेते, का नुकसान होता है। अच्छा हमज़ा, मुझे ये बताइएगा, ये लोग हैं कौन? ये कोई गिरोह है? जी, ये लोग हैं कौन? इनके बारे में जरा बताएं। गिरोह है, कोई तंजीम, कोई गिरोह, कौन है ये इनका? जी मैम, इनका ग्रोह है, इनकी तंजीम है। मेरे बड़ों ने मुझे मना किया कि आपने नहीं बोलना। लास्ट टाइम भी मैं मेंटली तौर पे अपने अब्बू को देख के मैं इतना पागल हो चुका था, मुझे पता ही नहीं मैंने कितने जज्बात वाली वीडियो सोशल मीडिया पे लगा दी है। कुछ मेरी वीडियोस अभी भी गर्दिश कर रही हैं। तो मेरे बड़ों ने बोला कि आपने कुछ नहीं बोलना, बस आपने सच बताना। आपने इमरान खान साहब से सबसे प्यारा रिलेशनशिप वालिद और वालिदा का होता है। मिले इन लोगों ने हमारी पूरी मैम, हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। जी हमज़ा, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारे अबू के साथ ज्यादती की गई है। हमारे अबू एक अच्छे इंसान थे, वो एक मजदूर इंसान थे, मेहनत करके हम दो भाई हैं, हम लोगों का पेट पालते थे। इन्होंने मेरे अब्बू को मारने के बाद मेरे भाई के ऊपर भी फायरिंग की है, जो मेरे भाई के पाँव के ऊपर फायर लगा है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो गर्दिश कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया हमज़ा। आई एम स्पीचलेस। मैं इस बच्चे के साथ सिर्फ हमदर्दी कर सकती हूँ, या मेरी टीम, मेरा चैनल, हम इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कहा नहीं है, आज मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पंजाब हुकूमत की रिक्वेस्ट करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि ऐसी कार्रवाई की जाए
के जाने वाला चला गया, उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिनकी वजह से गया और ये बच्चा यतीम हुआ उनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाया जाए, मेरी रिक्वेस्ट है आज ये। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।